नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुमित चौधरी और सक्सेस प्लस एकेडमी के प्लेटफॉर्म पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है द डिबेट एसोसिएट विद द आर्यन इन्वेजन थ्योरी। तो आर्यन इन्वेजन थ्योरी के ऊपर आपने वैसे भी कई बार काफ़ी सारी डिबेट्स देखी होंगी, कुछ पॉलिटिकल डिबेट्स भी देखी होंगी, कुछ साइंटिफिक डिबेट्स भी देखी होंगी कि ये मुद्दा क्या है, कि आर्यों की उत्पत्ति कहाँ हुई। आर्यंस जिनको एक तथाकथित रेस कहा जाता है, हालांकि ये रेस है या नहीं इसके ऊपर भी एक विवाद है, उसको भी हमें समझना है। और मेन मुद्दा ये है कि आर्यंस जो हैं वो भारत के मूल निवासी हैं या भारत के बाहर से आए, और इसी बात पे ये थ्योरी है। और इसके विपक्ष में भी एक थ्योरी है जिसको कहा जाता है इंडिजीनियस आर्यन थ्योरी, इंडिजीनियस आर्यनिज्म या फिर आउट ऑफ इंडिया थ्योरी जिसको कहा जाता है। ठीक है, तो आर्यन इन्वेजन थ्योरी, जिसको कई बार आर्यन माइग्रेशन थ्योरी कहा जाता है, इसके पक्ष में क्या तर्क हैं और इसके विपक्ष में क्या तर्क हैं, दोनों को हमें डिटेल में समझना है कि ये थ्योरी के जो सपोर्टर हैं वो क्या कहते हैं, उनका क्या वर्जन है, और जो इसको अपोज करते हैं उनका क्या वर्जन है। किसी की भी तरफ बायस नहीं होना है, कोशिश करनी है कि इस मुद्दे की गंभीरता को हम समझ पाएँ। हो सकता है कि कोई पॉइंट मिस भी हो जाए, लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि सारे पॉइंट इंक्लूड इसमें करूँ, और अगर कोई मुझसे गलती हो तो आप पहले ही, मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ कि आप माफ़ कीजिएगा। ठीक है, तो मुद्दा क्या है उसको समझिए। हमारी जो हिस्ट्री की टेक्स्ट बुक्स हैं, ज़्यादातर जो बुक्स हैं मार्केट में, उसमें यही देखने को आपको मिलता है कि जो एक हमारे यहाँ पे एक एंशिएंट सिविलाइजेशन हुआ करता था जिसको हम बोलते हैं आईवीसी या इंडस वैली सिविलाइजेशन या सिंधु घाटी सभ्यता हिंदी में जिसको बोला जाता है, यहाँ पे वो लोग रहा करते थे। ये जो सिविलाइजेशन है ये लगभग 1700 बीसी के आसपास ख़त्म हो गया। ठीक है, ऐसा कहा जाता है। और इसके ख़त्म होने के कई कारण दिए जाते हैं। कुछ कहा जाता है कि ये बाढ़ की वजह से ख़त्म हो गया, जियोग्राफिकली यहाँ पे इस तरीके की आपदाएं आई कि ये ख़त्म हो गया। और एक कारण ये दिया जाता है कि यहाँ पे एक नई रेस आई जिसको कहा जाता है आर्यंस। और वो आर्यंस जो हैं, जो आज के नॉर्थ इंडिया के लोग हैं, उनको आर्यन कहा गया है इस थ्योरी में। और उनको कहा गया है कि वो लोग यहाँ से आए, ये वाला जो हिस्सा है कॉकस माउंटेन वाला हिस्सा जिसको स्टेपीज भी कहा जाता है, यहाँ से मल्टीपल वेव्स भारत की तरफ आई, और ये लोग भारत के इस सिविलाइजेशन, ये जो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग हैं, इनको इन्होंने इन्वेड किया, इनको मारा, इनको यहाँ से भगा दिया और ख़ुद यहाँ पे सेटल हो गए। ठीक है, सेटल हो गए तो ये आईवीसी वाले लोग कुछ तो यहाँ पे मारे गए और कुछ लोग यहाँ से साउथ इंडिया में शिफ्ट हो गए, जिनको आज के समय द्रविडियन पॉपुलेशन कहा जाता है, द्रविड़ लोग कहा जाता है। ये थ्योरी है आर्यन इन्वेजन थ्योरी की। और ये कैसे आई मार्केट में वो सब चीज़ें हम बात करेंगे, लेकिन ये आपने कई बार पढ़ा होगा। ठीक है, आज इसी के ऊपर हमें डिबेट करनी है कि क्या ये सच में ऐसा हुआ था या ऐसा नहीं हुआ था। तो देखिए कॉन्फ्लिक्ट क्या है। कॉन्फ्लिक्ट ये है कि ये क्या कहता है, आर्यन इन्वेजन थ्योरी कहती है कि आर्यंस जो हैं वो विदेशी ज़मीन से आए, यूरेशिया से आए। ठीक है, आर्यंस जो हैं वो ऑपरेसर्स हैं, एक तरीके से इनको इन्वेडर्स की तरह दिखाया गया है। हालांकि जो आर्यन माइग्रेशन थ्योरी है इसके साथ ही है, इसी का ही एक रूप है, उसमें ये नहीं कहा गया है कि इन्होंने इन्वेड किया है, लेकिन इन्वेजन थ्योरी में इनको इन्वेडर कहा गया है। और इन्वेड किनको किया इन्होंने कहा कि यहाँ के जो नेटिव लोग जो रहा करते थे यहाँ पे, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग, या फिर जिनको द्रविडियन कहा जाता है, इनको इन्होंने यहाँ पे इन्वेड किया और अपनी जो कल्चर है जिसको वैदिक कल्चर कहा जाता है उनको इन्होंने यहाँ पे इस्टेब्लिश किया। और इसीलिए आपने पढ़ा होगा कि वैदिक कल्चर जो है भारत में शुरू होता है लगभग 1500 बीसी से शुरू होता है, लगभग 600 बीसी तक चलता है। ये जो इस्टेब्लिशमेंट हुआ वैदिक कल्चर का, ये कहती है आर्यन इन्वेजन थ्योरी। ठीक है, इसको हमने खूब अच्छे से पढ़ा है, डिटेल में इसके ऊपर चर्चा हो चुकी है। तो ये थ्योरी साथ में ये भी कहेगी ऑब्वियसली कि अगर आर्यंस वैदिक कल्चर को लेके आए तो अपने साथ वेद लेके आए, हिंदू रिलीजन को लेके आए, संस्कृत भाषा को लेके आए, ये सारी चीज़ें ये अपने साथ लेके आए। और ये चीज़ें हैं ये फॉरेनर्स हो गई अपने आप में, कि भाई संस्कृत भारत में ओरिजिनेट नहीं हुई, वेद जो है भारत के नहीं हैं, हिंदुइज्म जो है वो एक फॉरेन रिलीजन है। ये चीज़ कौन कहता है, आर्यन इन्वेजन थ्योरी कहती है। और इनके अकॉर्डिंग आर्यंस और द्रविडियन, जो साउथ इंडिया की जो पॉपुलेशन है, वो एक दूसरे से बिल्कुल डिफरेंट है। उनके एंसेस्टर्स, उनके पूर्वज बिल्कुल अलग हैं, उनमें कुछ भी कॉमन नहीं है, ये बात कहती है। लेकिन इसके जो एक अपोजिट थ्योरी है जिसको आउट ऑफ इंडिया थ्योरी कहा जाता है,
या फिर इंडिजीनियस आर्यनिज्म थ्योरी कहा जाता है। ये क्या कहते हैं, इसके समर्थक क्या कहते हैं, ये कहते हैं कि आर्यंस कंप्लीटली इंडिजीनियस हैं, वो भारत के नागरिक हैं, ठीक है, शुरुआत से, इससे पहले से, ये 1500 BC में नहीं आए भारत में, इससे पहले से थे, ठीक है। उसके बाद ये कहते हैं कि भाई जो चीज़ें आप कहते हैं ना कि यूरेशिया के लोगों के साथ सिमिलरिटी मिलती हैं आपकी आर्यंस के साथ, तो ये बात ये है कि ये यहाँ से यहाँ गए, यहाँ से इधर नहीं आए हैं, ये उल्टी साइड यहाँ से गए हैं, ये इनका कहने का मतलब है, ठीक है। उसके बाद है कि हिंदुइज्म, वेदास, संस्कृत ये सब लोकल हैं और आर्यंस और द्रविडियन हैं, ये इनके कॉमन एंसेस्टर्स रहे हैं, ये एकदम कंप्लीटली अलग अलग नहीं हैं। इस बात के ऊपर ये थ्योरी अपनी बात रखती है, जो आउट ऑफ इंडिया थ्योरी है, ठीक है, इस कॉन्फ्लिक्ट की। तो ठीक है, आप कहेंगे कि ठीक है, अलग अलग वर्जन हैं, लेकिन इतना चर्चा में क्यों रहता है, इतना इंपॉर्टेंट क्यों है ये मुद्दा, कि इतनी कंट्रोवर्सी क्यों रहती है, ठीक है। तो बात ये है, इसके लिए भी दोनों वर्जन को हमें समझना पड़ेगा कि इंडियंस के लिए, हमारे लिए ये बात इतना मुद्दा, इतनी गंभीरता क्यों है इस मुद्दे की, क्योंकि हमारे लिए तो ये एग्जिस्टेंस का सवाल है ना। हम तो ये जानेंगे कि हम कौन हैं, हम कहाँ से आए, हमारा ओरिजिन कहाँ से हुआ, ठीक है, और क्या हम सच में इन्वेडर्स हैं, क्या जिनको हमें आर्यन कहा जाता है कि हम इन्वेडर्स हैं, क्या हमने यहाँ के लोकल लोगों को मारा, क्या हम यहाँ से ऑपरेसर थे, क्या हमने इतना शोषण किया सच में। तो और साथ में ये भी मुद्दा रहता है कि हमारी आइडेंटिटी जो है कि नेटिव इंडियंस कौन हैं। कई बार साउथ इंडिया और नॉर्थ इंडिया के जो लोग हैं उसमें ये डिवाइड एंड रूल जो पॉलिसी कर रखी थी इस आर्यन इन्वेजन थ्योरी ने, ये सक्सेसफुल हो जाती है कि वो अपने आप को नेटिव बोलते हैं। आर्यंस जो साउथ इंडिया के लोग हैं वो खुद को बोलते हैं कि द्रविडियंस हम हैं और हम यहाँ के लोकल थे, और जो आर्यंस जिनको कहा जाता है वो भी यही क्लेम करते हैं कि वो भी लोकल हैं। ये बात है। तो इंडियंस के लिए तो ये मुद्दा उनके एग्जिस्टेंस का है, लेकिन जो फॉरेनर्स हैं, स्पेशली जो कॉलोनियल्स हैं, उनके लिए ये मुद्दा इतना इम्पोर्टेंट क्यों है, वो क्यों आर्यन इन्वेजन थ्योरी को प्रूव करने में लगे हुए हैं, उनका क्या मोटिव है। तो देखिए, आपने मॉडर्न हिस्ट्री तो पढ़ी है, थोड़ी बहुत तो पढ़ी होगी। जो आधुनिक भारत है उसके इतिहास में सबसे ज़्यादा जो है राज रहा है वो ब्रिटेन का रहा है। आप जानते हैं 1947 तक ब्रिटेन था, 1757 से प्लासी के बाद उनका एक तरीके से कंट्रोल ओवर द ईयर बढ़ता गया था। उसके बाद जो हिस्ट्री उन्होंने लिखी उसमें उन्होंने क्या वर्जन दिया, उन्होंने कहा कि हम भारत को रूल करने नहीं गए थे, हमने तो उनको सर्व किया है एक तरीके से। वो तो कहते हैं कि भारतीयों को हमने सिविलाइज किया है, इनको रेलवे दिया है, हमने इनको एक तरीके से रहना सिखाया है, एकजुटता सिखाई है, नेशनलिज्म सिखाया है। तो इसका मतलब उन्होंने अपना नैरेटिव सेट किया है ना। उसी तरीके से ये थ्योरी भी एक तरीके से नैरेटिव बेस है कहीं ना कहीं, और ये लोग इनके ऊपर आरोप लगाते हैं। क्यों लगाते हैं? कारण ये है कि ये जो आर्यन इन्वेजन थ्योरी है ये ब्रिटिशर्स के नैरेटिव को सूट करती थी। क्यों सूट करती थी? क्योंकि ये लोग यहाँ पे रूल करना चाहते थे, अपनी कॉलोनी बनाना चाहते थे भारत को। तो जो लोग विरोध कर रहे थे, जो इंडियंस इनको विरोध कर रहे थे, उनको तो ये बात कह के भी ये नकार रहे थे कि आप तो यूरोपियन ही हो, आप तो वहीं से आए हो, आप तो हमारे ही हो, और इवन आप तो खुद इन्वेडर हो। आप हमें क्या ज्ञान दे रहे हो कि हम आपको इन्वेड कर रहे हैं? तो आप तो खुद यहाँ के नेटिव नहीं हो, आपने तो खुद ऑप्रेस किया है लोगों को। तो एक तो ये चीज़ कहना इन्होंने यहाँ पे इस्टेब्लिश करने की कोशिश की, और दूसरी डिवाइड एंड रूल पॉलिसी ब्रिटिशर्स की आप सभी जानते हैं कि लोगों को बांट दो। तो नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया के जो लोग हैं उनको आप इस तरह से प्रोजेक्ट कर दो कि वो एक जैसे नहीं हैं, वो अलग अलग हैं। तो ये भी उनके नैरेटिव को सूट करता है। तो ये वाली जो चीज़ें हैं, इसलिए ये मुद्दा गर्म रहता है, दोनों के बीच में एक हॉट आर्ग्यूमेंट रहता है इस मुद्दे को लेकर। लेकिन काफ़ी सारी चर्चाएँ हैं इसके ऊपर, उसको हमें समझना है। तो आप एक बात समझेंगे, सोचेंगे कि क्या, देखिए मान लो मॉडर्न इंडिया में तो ब्रिटिशर्स का राज था, उन्होंने हमारे यहाँ पे नैरेटिव सेट कर लिया, अपने हिसाब से हिस्ट्री लिख दी। तो क्या हमारी एंशिएंट हिस्ट्री को भी वही डिसाइड करेंगे? क्या हमारे यहाँ पे हिस्ट्री लिखी नहीं गई थी? ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ पे भी एंशिएंट हिस्ट्री के सोर्सेज थे। आप जानते हैं कि तक्षशिला जैसे, नालंदा जैसे विश्वविद्यालय भारत में थे। तक्षशिला आज के समय पाकिस्तान में है और दुनिया के सबसे पुराने विश्वविद्यालयों में से माना जाता है। इवन कुछ लोग तक्षशिला को दुनिया का सबसे पहला ही यूनिवर्सिटी मानते हैं। ये वही तक्षशिला है जिसमें चाणक्य जैसे लोगों ने टीचिंग करी। ठीक है, चाणक्य को आप जानते हैं। नालंदा यूनिवर्सिटी बिहार में है, जहाँ पे आप जानते हैं काफ़ी बड़ी फेमस यूनिवर्सिटी है भारत की। विक्रमशील यूनिवर्सिटी है, वल्लभी है, शारदा पीठ है जम्मू कश्मीर में। ये सब यूनिवर्सिटीज़ बहुत फेमस हैं।
तो इन यूनिवर्सिटीज़ में सिर्फ वेदों की, उपनिषदों की या फिर धर्म की पढ़ाई नहीं होती थी, यहाँ पे इतिहास की पढ़ाई भी होती थी, पॉलिटिक्स की भी होती थी, इकोनॉमिक्स की भी होती थी। कौटिल्य का अर्थशास्त्र आपने नाम सुना ही होगा, वो तो एक पॉलिटिकल बुक है, उसमें एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में बातें हैं, उसके अंदर हिस्ट्री की भी बातें हैं। तो वो जो चीज़ें हैं वो इसका मतलब अवेलेबल थी, तो वो ख़त्म कैसे हो गई, उनके वर्जन क्या हैं और वो क्या बताती हैं कि हमारा प्राचीन भारत कैसा था, यहाँ के नेटिव्स कौन थे। ठीक है, वो बात समझनी है। लेकिन इश्यू क्या हो गया कि भारत में एक फेज आया, इस्लामिक इन्वेजन का फेज आया। आप जानते हैं कि भारत में पहला इस्लामिक इन्वेजन हुआ था 712 एडी में। ठीक है, इस्लामिक इन्वेजन में बोल रहा हूँ, हालांकि दुनिया भर में वो रूलर के धर्म की बात नहीं है कि इस्लाम के रूलर्स ने किया, लेकिन उनका एक इसमें ऑब्जेक्टिव है। मैं किसी रिलीजन के खिलाफ नहीं बोल रहा हूँ कि देखिए, आप जानते हैं कि बहुत सारे टेम्पल्स को तोड़ा गया। 17 बार अटैक किया था मोहम्मद गजनवी ने, आप जानते हैं कितने सारे टेम्पल्स को तोड़ा। उसके अलावा जब 1192 में तराइन का बैटल जीत गया था मोहम्मद गोरी, उसके बाद अगले ही साल 1193 में ये है बख्तियार खिलजी, जिसने नालंदा विश्वविद्यालय को तोड़ दिया और उसकी लाइब्रेरी को जला दिया, और 3 महीने तक ये लाइब्रेरी जलती रही। ठीक है, इसमें कितनी लाखों में किताबें होंगी कि ये 3 महीने तक ये लाइब्रेरी जली है। इसके बारे में मैं आपको सेपरेट वीडियो बना के बताऊंगा कि क्या क्या मुद्दा था। लेकिन इस तरीके से हमारी जो हिस्ट्री की जो किताबें हैं, जो हमारा जो कल्चर है, उसको डिस्ट्रॉय तो किया गया। ठीक है, तो सिर्फ इन्होंने ही नहीं, और भी राजाओं ने किया, और ये जो चीज़ें हुई उसकी वजह से क्या है कि हमारा जो एक्चुअल इतिहास था उसको इतना तोड़ मरोड़ देने में ये लोग सक्सेसफुल हो पाए कि हम ओरिजिनल उन चीज़ों तक पहुंच नहीं पाते जो यहाँ पे लिखी हुई थी, तो वो नहीं पता चलता। और उसके बाद आ गए ब्रिटिशर्स, और ब्रिटिशर्स तो एक लेवल आगे थे। इन्होंने तो क्या किया, इन्होंने तो इतिहास को मिटाया भी, तोड़ा मरोड़ा भी, और भारतीयों को एक तरीके से कह दिया कि आपको कुछ नहीं पता, आपको इतिहास लिखना ही नहीं आता, आपके इतिहास को हम मानेंगे ही नहीं, और अपने नैरेटिव्स को सेट करने की कोशिश की। आपको कॉलोनियल टाइम की जो पॉलिसीज़ हैं, एजुकेशन पॉलिसीज़, उनके ऊपर हम बात करेंगे किसी दिन, किस तरीके से वो पॉलिसीज़ मैन्युफैक्चर करी गई कि ब्रिटिशर्स इंडिया को अपने कंट्रोल में रख सकें। तो इससे क्या हुआ कि जो ओरिजिनल हिस्ट्री थी वो क्या थी, किस तरीके की थी, कोई नहीं जानता। उन्होंने अपना नैरेटिव यहाँ पे सेट करने में ये सक्सेसफुल हो पाई। तो आप कहेंगे वेट, अब क्या करें, हमारे पास क्या कोई तरीका नहीं है कि हम उस सच्चाई को निकाल सकें जो सच में सच था, जो हमें समझना चाहिए इस टॉपिक के लिए। तो बहुत हद तक हम समझने की कोशिश करेंगे, और बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको साइंटिफिकली हम देख सकते हैं और पता कर सकते हैं कि इतिहास किस तरीके का रहा होगा। तो उसके लिए हमारे पास क्या क्या सोर्सेज हैं, आर्कियोलॉजिकल सर्वे हैं, सोर्सेज हैं, लिंग्विस्टिक सोर्सेज हैं, माइथोलॉजिकल और स्क्रिप्चरल हैं हमारे पास, जो हमारे पास लिखी हुई चीज़ें हैं, वेद हैं, पुराण हैं, उपनिषद हैं, और सिर्फ इंडियन माइथोलॉजिकल स्क्रिप्चर ही नहीं, जो हमारे पड़ोसी देश हैं ईरान वगैरह, इन देशों में भी जो वेस्टर्न कल्चर था वहाँ पे भी हम इन चीज़ों को देख सकते हैं। और फाइनली जेनेटिक एनालिसिस, वो झूठ नहीं बोलता, वो तो एक प्योर साइंस है। उसमें जेनेटिक्स कोड्स क्या कहते हैं और ये किस तरीके से काम करते हैं इस थ्योरी में, हमें वो समझना है। तो बहुत सारे रिसर्च पेपर्स पब्लिश हुए हैं इन थ्योरीज़ को लेकर, इन आर्कियोलॉजिस्ट और लिंग्विस्टिक सोर्सेज को लेकर। उन सभी के बारे में हमें थोड़ी थोड़ी चर्चा करनी है, और हमें देखना है कि ये डिबेट किस तरफ जा रही है, और ये मुद्दा हमें समझना है कि सच में था क्या। तो अब एक बात जानते हैं कि भारत का मूल नागरिक कौन है, अमेरिका का मूल नागरिक कौन है, ये सब बातें बहुत बार चलती रहती हैं। लेकिन सच्चाई बात ये है कि जो होमो सेपियंस है ना, जो आज का जो मॉडर्न ह्यूमन बीइंग है, उसका ओरिजिन तो एक्चुअल में अफ्रीका में हुआ था। वो सभी लोग अफ्रीका से ही आए हैं। सब लोग अलग अलग, आज के इंडियंस मान लो, चाहे अमेरिकन्स मान लो, चाहे आज के ब्रिटिशर्स मान लो, धीरे धीरे सब अफ्रीका से ही निकल के यह सेटल हुए हैं। 2 लाख साल पहले लगभग यहाँ पे अफ्रीका में जो है होमोसेपियन का एक तरीके से ओरिजिन आपको मिलता है। होमोसेपियन भी आप जानते हैं आज का जो वाइज मैन है, जो अफ्रीकन जो डीएनए है उसकी बात कर रहे हैं, और भी होते हैं। तो ये जो है सेटल होने लग गए ओवर द ईयर दूसरे कॉन्टिनेंट्स में भी। तो भारत में लगभग 70,000 साल पहले फुटप्रिंट मिलता है कि इंडिया में ये लोग यहाँ पे आ चुके होंगे, और यहाँ से इनका ओरिजिन हुआ था। ठीक है, तो इस बात को अगर पीछे जाते जाओगे कि कौन ओरिजिन है, कहाँ से निकल के आए थे, तो एक बात क्लियर है कि सब अफ्रीका से निकल के आए। लेकिन उसके बाद जो 70,000 साल पहले भारत में आ गए थे ना, उनको भारत का नेटिव माना जाएगा ऑब्वियसली। तो उसके बाद जो लोग आते रहे समय के साथ साथ, उनको बाहर से फॉरेनर माना गया।
अब ये एक और ग्राफ है, एक और आपको मैप दिख रहा है जिसमें आउट ऑफ अफ्रीका रूट दिखाया गया है कि अफ्रीका से आदि मानव जो है वो किस तरीके से निकल के अलग अलग जगह सेटल हुआ। और यहाँ पे मैप आपको दिख रहा है कि इंडिया से लोग इधर गए हैं, तो ये आउट ऑफ इंडिया के हिसाब से बना हुआ आउट ऑफ इंडिया जो थ्योरी है ना कि इंडिया से निकल के बाहर गए थे लोग, उसको सपोर्ट करता है थोड़ा। तो ये उस तरीके का मैप है। अब देखते हैं क्या करते हैं बात इसको हम समझेंगे, मैंने बता दिया है। अब आर्यन इन्वेजन थ्योरी के ऊपर आ जाते हैं फाइनली कि भाई 1850 का जो समय था उसमें एक जर्मन फिलोलॉजिस्ट थे जिनका नाम है मैक्स मुलर, नाम सुना होगा आपने। इन्होंने एक थ्योरी का जो है इंट्रोड्यूस किया जिसको कहा जाए आर्यन इन्वेजन थ्योरी, AIT। ठीक है, इनका क्या मानना था, इनका कहना था कि ये जो भारत में जो आर्यन रेस है, एक जिसको रेस कहा गया, ये यहाँ से आई, ये कॉकस माउंटेन जो स्टेपीज वाला रीजन है यहाँ से निकल के आए, और एक वेव तो इनकी इधर आ गई ईस्टवर्ड, एक वेव आ गई इनकी वेस्टवर्ड। दोनों दूसरा अगला मैप मैं आपको दिखाऊंगा। वेस्टवर्ड जो मैप आई, ये जो स्टेपीज वाला कल्चर है, स्टेपीज कल्चर, यामनाया कल्चर, इस इलाके से लोग निकले और कुछ लोग इधर शिफ्ट हो गए और कुछ लोग जो हैं इधर शिफ्ट हो गए। और ये ओवर द ईयर 1500 BC के आसपास जो है भारत में ये एंटर कर चुके थे। और इन्होंने जो यहाँ की ऑलरेडी प्रेजेंट सिविलाइजेशन था, इंडस वैली सिविलाइजेशन, उसको इन्होंने इन्वेड किया। मैक्स मुलर ने कंप्लीटली ऐसा नहीं कहा था कि इन्होंने इन्वेड किया, इसने कहा कि ये दो वेव्स यहाँ से निकल के आई, आर्यंस यहाँ पे 1500 BC के आसपास आए, ये मैक्स मुलर ने कहा था। लेकिन इसका एक्सटेंड वर्जन फिर मोर्टिमर व्हील ने कहा कि ये जो आर्यंस हैं इन्होंने ही इंडस वैली सिविलाइजेशन का एक तरीके से डिस्ट्रक्शन किया है, इन्हीं लोगों ने इन्वेड किया है इन लोगों को। और ये लोग जो हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग, इनको द्रविडियन सिविलाइजेशन कहा गया कि ये द्रविडियन लोग हैं, ये चले गए साउथ इंडिया की तरफ, क्योंकि इन द्रविडियंस पे वेदाज को, संस्कृत भाषा को थोपा गया। ये कहा कि आर्यंस ने इनके ऊपर ज़बरदस्ती अपना कल्चर थोपा, ये बाहर से वेद लेके आए थे, अपनी संस्कृत भाषा लेके आए थे, हिंदू रिलीजन लेके आए थे, तो इनके ऊपर इन्होंने ये किया। तो ये आर्यन इन्वेजन थ्योरी का तर्क था। ठीक है, इसके ऊपर बार ओवर द ईयर बहुत सारे वो भी हुए हैं, अपडेट्स भी हुए हैं, उनको समझते हैं। तो एक और मैप देख लीजिए, ये था यामनाया कल्चर, यहाँ से लोग निकले, फिर आगे चल के अब ईस्टर्न वेव की ही बात करेंगे हम, वेस्टर्न वेव जो है उसको छोड़ देते हैं, हमारे यहाँ पे जो है इंपॉर्टेंट उसको देखते हैं। इसमें सितांशा कल्चर निकला और उसके बाद यहाँ से ये लोग आगे फिर बट गए, एक वैदिक कल्चर की तरफ आ गए, कुछ इंडो ईरानियन ईरान की तरफ चले गए तो इनको इंडो ईरानियन कहा जाता है। ये मिथानी की तरफ चले गए कि आज का जो सीरिया है वहाँ पे ये लोग जाके सेटल हो गए। तो इस तरीके से जो है स्टेपीज से लोग निकले और सीरिया, ईरान और इंडिया की तरफ आए। ये वर्जन है इनका कहने का। ठीक है, अब बात करते हैं कि पहले तो इसको इन्वेजन थ्योरी कहा गया कि इन्होंने इन्वेड किया है, लेकिन उसके बाद आप एक बात जानते हैं कि जब भी कोई बहुत बड़ा इन्वेजन होता है, मान लीजिए इंडस वैली सिविलाइजेशन एक इतना बड़ा सिविलाइजेशन था, अगर उसको डिस्ट्रॉय करना है, उसको इन्वेड करना है, तो कोई छोटा मोटा बैटल तो नहीं हुआ होगा, बहुत बड़ा वॉर हुआ होगा जिससे ये एक तरीके से सिविलाइजेशन ही ध्वस्त हो गया। लेकिन ऐसे इन्वेजन्स के कोई भी यहाँ पे एविडेंस आपको मिलते नहीं हैं कि ऐसा कोई बड़ा इन्वेजन हुआ हो जिससे इंडस वैली सिविलाइजेशन को डिस्ट्रॉय किया जा सके। तो इससे ये हिस्टोरियंस जिन्होंने ये इन्वेजन की जो थ्योरी दी थी, ये अपनी बात से मुकर गए और इन्होंने कहा कि चलो इन्वेजन नहीं हुआ था लेकिन माइग्रेशन तो हुआ था, ये बात पक्की है। ठीक है, माइग्रेशन की बात पे आ गए। और उसके बाद इंडस वैली सिविलाइजेशन के जो जानते हैं कि रीजन है इसके डिक्लाइन के, वो अभी तक कंप्लीटली पता नहीं है। काफ़ी लोग इसको कहते हैं कि अर्थक्वेक की वजह से ख़त्म हो गया, फ्लड्स की वजह से ख़त्म हो गया, लेकिन जो भी रीजन रहा, लगभग इंडस वैली सिविलाइजेशन का जो समय है वो 3300 BC से 1700 BC के बीच का समय माना जाता है। इस समय पे ये सिविलाइजेशन था और यहाँ पे आते आते ये डिक्लाइन होने लग गया था, ख़त्म हो गया था ऑलमोस्ट। ठीक है, अब इसके कुछ कारण पता नहीं है। कुछ चीज़ें मिली थी, कुछ ऐसी कंकाल मिले थे इंडस वैली सिविलाइजेशंस की जो साइट्स हैं वहाँ पे, लेकिन ये कंकाल भी कहीं पे भी ऐसा नहीं दिखाते कि इन्वेजन की वजह से हुआ था। इतना बड़ा मास डिस्ट्रक्शन नहीं था कि इतने लोग यहाँ पे मारे गए हों कि लगे कि ये वो है इन्वेजन हुआ था। तो कुछ चीज़ें हैं, मैं आपको यहाँ पे मेंशन करके दिखा रहा हूँ कि ऐसा नहीं कि मैं किसी का पक्ष ले रहा हूँ, लेकिन बात है ये सच है। अब बात ये है कि अगर ऐसा कोई इन्वेजन हुआ भी होता या कोई ऐसा कोई माइग्रेशन हुआ भी होता, तो ये जो वैदिक स्क्रिप्चर है
जो सबसे पुराना स्क्रिप्चर माना जाता है इंडिया का, और इवन कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड में भी कोई इतना पुराना स्क्रिप्चर बहुत कम आपको देखने को मिलता है। तो ये क्योंकि वेदों की भी अभी तक एक्चुअल जो एज है वो पता नहीं है कि एक्चुअल में कब लिखे गए वेद। तो ये जो वेद लिखे गए थे, सबसे पहला जो ऋग्वेद है उसमें कहीं पे भी, पुराणों में, वेदों में कहीं भी ये मेंशन नहीं है कि आर्यन कोई रेस है और जिसने कहीं पे भी इस तरीके का इन्वेजन किया था। ठीक है, कहीं भी वैदिक लिटरेचर में ये सब चीज़ें नहीं है। इवन जो आर्यन रेस की इन्होंने बात करी है, मैक्स मुलर वगैरह ने, इसको रेस माना ही नहीं है इन्होंने। इनके हिसाब से वैदिक कल्चर में आर्य का शब्द का जो मतलब है वो होता है जेंटलमैन, गुड नेचर मैन, राइटियस पर्सन या नोबल मैन, ये इनके मतलब होते हैं। एक्चुअल में जो आर्यन शब्द है ना, ये और ज़्यादा थोड़ा सा फैल गया जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर से पहले। आप हिटलर का समय जानते होंगे कि हिटलर आर्यन रेस, अपने आप को आर्यन बोलता था और अपनी रेशियल सुप्रीमेसी की वो बात करता था और दूसरे लोगों को वो मारने की बात करता था कि सिर्फ आर्यंस को ही रहने का जर्मनी में अधिकार है। तो उसके बाद ये जो है, ये आर्यन रेस का जो कॉन्सेप्ट है, इसको थोड़ा और ज़्यादा जोर मिला थोड़ा। हालांकि जो हमारा जो कल्चर है उसमें आर्यंस को कोई रेस माना ही नहीं जाता। ठीक है, अब बात करते हैं कि क्या क्या आर्ग्यूमेंट्स आते हैं यहाँ पे आर्यन इन्वेजन थ्योरी के खिलाफ जब हमारा वैदिक कल्चर को हम रीड करते हैं। कहीं पे भी कोई भी बात ऐसी लिखी नहीं गई है कि आर्यंस ने आकर यहाँ पे, आर्यंस आउटसाइडर थे, उन्होंने इंडिया में आके इन्वेड किया। और एक बात है कि अगर मान लीजिए, एक आप बेसिक बात जान लीजिए कि कोई भी रिलीजन है, जैसे हिंदुइज्म ही अपने साथ लेके आए, आर्यंस का जो इन्वेजन थ्योरी है उसमें यही कहा गया है ना कि हिंदुइज्म को साथ में लेके आए। तो हर एक धर्म की कुछ होली साइट्स होती हैं, जैसे आप जानते हैं इस्लाम की होली साइट्स क्या है, मक्का मदीना। अब इस्लाम के लोग कहीं पे भी चले जाएं, दुनिया के किसी भी कोने में चले जाएं, वो मक्का मदीना का जिक्र किए बिना नहीं रहेंगे, है ना। जैसे जेरूसलम का विवाद है, चाहे कहीं भी चले जाएं यहूदी, लेकिन जेरूसलम को नहीं बोलेंगे, क्रिश्चियंस भी नहीं बोलेंगे जेरूसलम को, है ना। उसी तरीके से कहीं पे भी हिंदू रिलीजन की जो साइट्स हैं वो सारी आपको इंडिया में ही देखने को मिलती हैं, कि जितनी भी होली साइट्स हैं, प्रयागराज जहाँ पे भी कुंभ लगते हैं, 4 धाम हैं, वो भी इंडिया में हैं। कहीं पे भी आपको ऐसी कोई चीज़ नहीं मिलती जहाँ पे मेंशन हो कि हमारा होली प्लेस था जिसको हम छोड़ के आ गए और हमने यहाँ के सिविलाइजेशन को इन्वेड कर दिया, हमारे कुछ रीजन्स थे, कोई ऐसी चीज़ नहीं मिलती। इवन जो भी ये देवी देवता हैं, गॉड्स हैं, जिनकी भी बात यहाँ पे होती है, रिवर्स जिनकी पूजा होती है, माउंटेन्स जिनकी पूजा होती है, वो सब के सब इंडिया में हैं। इंडिया के बाहर वो कोई भी ऐसी होली प्लेस के बारे में बात नहीं करता वैदिक स्क्रिप्चर। तो इसका मतलब हम कैसे मान लें, अचानक से हम कैसे मान लें कि ये लोग आए और अपने पास्ट को कम्प्लीटली इन्होंने भुला दिया कि हम वहाँ के बारे में बात ही नहीं करेंगे, सिर्फ इंडिया की बात करेंगे और यही हमारा घर हो गया और पास्ट को भूल जाएंगे। ऐसा तो नहीं होता है, जनरली ऐसा नहीं होता है। तो होली लैंड की जो बात कर रखी है वो भारत की बात इन्होंने कर रखी है। इन्होंने पास्ट में किसी होली लैंड या किसी मदरलैंड की बात इन्होंने नहीं करी है कि इनकी कोई मातृभूमि पहले भी थी। तो वैदिक स्क्रिप्चर में ये बात नहीं मिलती कहीं पे भी, जो आर्यन इन्वेजन थ्योरी को अपोज करता है ऑब्वियसली। अब बात करते हैं लिंग्विस्टिक सोर्सेज, जो इस थ्योरी का कुछ आधार रहे हैं, आर्यन इन्वेजन थ्योरी का काफ़ी बड़ा आधार रहे हैं। कि लैंग्वेज के आधार पे इन्होंने कहा कि ये जो लैंग्वेज है, जो आर्यन जो अपने साथ लेके आए, संस्कृत, ये कहते हैं ना अपने साथ लेके आए, तो संस्कृत भाषा जो है ये सिमिलरिटी दिखाती है लैटिन भाषा, ग्रीक के साथ, स्पेनिश के साथ, और इंग्लिश तो आपको पता ही है कि लैटिन और ग्रीक से ही ज़्यादातर बनी है। ये इनसे मैच करती है, ना कि आईवीसी की स्क्रिप्ट से। आप एक बात जान लीजिए कि इंडस वैली सिविलाइजेशन जो था ना, सिंधु घाटी सभ्यता, उसकी जो भाषा है उसको आज तक कोई रीड नहीं कर पाया। इसकी जो स्क्रिप्ट है इसको कोई डिकोड कर नहीं पाया है। तो हम पता नहीं कर सकते कि ये भाषा किस तरीके की थी, इसके जो साइंस थे या सच में ये भाषा थी भी या नहीं थी। तो संस्कृत भाषा जो है वो इससे तो मैच नहीं होती, और ये बात सच भी है, अभी तक तो कोई ऐसा मैच नहीं होता है। हालांकि कुछ थ्योरी हैं जिनके बारे में बात करेंगे हम, लेकिन संस्कृत भाषा जो है वो सिमिलरिटी भी दिखाती है ना कुछ कुछ हद तक, तो ग्रीक और लैटिन से दिखाती है। जैसे संस्कृत भाषा में शब्द है पितृ, पितृ मतलब पिता होता है, और लैटिन मतलब में आता है पैटर, और फिर ग्रीक में भी पैटर। उसी तरीके से बाद में फादर इधर बना, क्योंकि ये तो इंग्लिश अलग है। फिर एकम है, एकम मतलब एक होता है, यहाँ पे यूनस है, हेन है, यूनो है स्पेनिश में, ये शब्द भी आपको मिलते हैं। सौर्य का सोल बना, हेलियो बना, या फिर हेलियो से सौर्य बना, ये बात की डिबेट है। इसीलिए इसको कहा जाता है इंडो आर्यन लैंग्वेजेस, और इसमें काफ़ी सारी सिमिलरिटीज़ हैं। तो इसीलिए जो आर्यन इन्वेजन थ्योरी के जो सपोर्टर हैं वो ये कहते हैं कि इन भाषाओं में सिमिलरिटी है, इसीलिए हम ये मान के चलेंगे कि ये लोग एक साथ रहे थे कभी, और इस इलाके से ये निकल के स्टेपीज से इधर निकल के आए।
ठीक है। और ये दूसरी बात है कि दूसरा ये भी इनको मुद्दा मिल गया कि भाई यहाँ पे इंडस वैली सिविलाइजेशन जो था उसके साथ तो आपकी भाषा नहीं मिलती है। बोल ठीक है, तो ये इनका एक तर्क है। लेकिन एक तर्क और भी है जो इसके खिलाफ है, और वो तर्क क्या है? ये लोग क्या कहते हैं, जो आर्यन इन्वेजन थ्योरी के जो समर्थक हैं वो क्या कहते हैं कि वेद भारत में लगभग 1500 बीसी में आए होंगे। 1500 बीसी में आए होंगे ना, क्योंकि 1500 बीसी का ही इन्वेजन मानते हैं ये लोग, ठीक है। तो हड़प्पन जो स्क्रिप्ट है, चलो वो तो मामला अलग हो गया, सॉरी ये मैं दोबारा नहीं रीड कर रहा। लेकिन एक बात बताइए कि अगर यहाँ पे कोई इन्वेजन भी नहीं हुआ, ठीक है, इन्वेजन की बात कहीं पे इन्होंने खारिज कर दी है, उसके बाद अगर यहाँ पे 1500 बीसी में आ गए हैं तो इसका मतलब ये कंटेम्प्रेरी रहे होंगे, हड़प्पन के थोड़े बहुत आसपास के रहे होंगे, और यहाँ पे हड़प्पन सिविलाइजेशन ख़त्म हो रहा होगा। लेकिन साथ ही साथ एक मिथानी वाली जगह जो मैंने आपको दिखाई थी, ये वाला जो इलाका है, सीरिया वाला इलाका, मिथानी, जो यहाँ पे सिंताष्टा कल्चर से यहाँ पे आ गए थे लोग। हमने 3 बात की थी ना कि वैदिक अलग आए थे, मिथानी अलग आ गए थे, और इंडो आर्यंस अलग आ गए थे। जब मिथानी वाला जो इलाका है, इसके स्क्रिप्चर्स और इनकी भाषा को हम पढ़ते हैं तो हमें एक बात पता चलती है कि इसकी जो भाषा है मिथानी कल्चर की, वो भारत के जो ऋग्वेद हैं उनकी नई वाली जो पुस्तकें हैं उनसे मैच होती हैं। नई पुस्तकें, ऋग्वेद की भी 2 तरीके की बुक्स हैं, एक ओल्ड बुक्स हैं और एक न्यू बुक्स हैं, ठीक है। तो मिथानी का जो कॉन्सेप्ट बताते हैं आर्यंस इन्वेजन थ्योरी के सपोर्टर, वो कहते हैं कि 2500 बीसी से लेके 2000 बीसी के बीच में ये लोग यहाँ पे शिफ्ट हुए थे, ठीक है। यहाँ पे 2000 बीसी तक शिफ्ट हो गए, और इनका जो भाषा है वो मैच होती है भारत की ऋग्वेद के न्यू वर्जन से। इसका मतलब भारत का ऋग्वेद का जो न्यू वर्जन है वो लगभग 2500 बीसी के आसपास का रहा होगा, इसके साथ का रहा होगा। तो इसका जो ओल्ड वर्जन है ऋग्वेद का, वो इससे भी पुराना रहा होगा, कि मान लेते हैं लगभग 3000 बीसी के आसपास का रहा होगा, क्योंकि भाषा में परिवर्तन आ गया ना। पुरानी जो संस्कृत थी वो थोड़ी सी सिंप्लीफाइड हो गई ओवर द ईयर, और धीरे धीरे करके न्यू बुक्स लिखी गई, वो थोड़ी संस्कृत उसकी नई है, और जो पुरानी ओल्ड बुक्स में है वो और मुश्किल संस्कृत है, ठीक है। तो इसका मतलब पुराना जो ऋग्वेद है वो लिखा गया होगा लगभग 3000 बीसी पहले, ठीक है, ये बात है। तो इसका मतलब जो आर्यंस कहते हैं कि ऋग्वेद लिखा गया 1500 से 1200 बीसी के बीच में, जो आर्यंस नहीं, सॉरी, एआईटी के समर्थक, जो आर्यन इन्वेजन थ्योरी के समर्थक कहते हैं कि 1200 से 1500 बीसी के बीच में लिखा गया, तो वो बात यहाँ पे ये खारिज कर देता है ये कॉन्सेप्ट कि 2500 बीसी में तो हमें न्यू बुक्स के वो मिलते हैं, समकालीन भाषा मिलती है, तो ओल्ड बुक्स के तो इससे पुराना ही होगा, ठीक है। तो ये एक लिंग्विस्टिक सोर्स है। तो लिंग्विस्टिक सोर्सेज में भी एक जो है आर्ग्यूमेंट सपोर्ट करता है आर्यन इन्वेजन थ्योरी को, और दूसरा सपोर्ट करता है जो आउट ऑफ इंडिया थ्योरी जो है, या फिर इसके अपोजिशन को अपोज करता है इसको, दूसरा जो आर्ग्यूमेंट है वो वाली बात है। अब बात करते हैं सरस्वती रिवर इशू का, जो एक जियोग्राफिकल इशू है, काफ़ी बड़ा इशू है ये भी, और ये अलग सेपरेट डिबेट भी इसके ऊपर हम कर सकते हैं, लेकिन इसके अंदर भी ये इम्पोर्टेंट इशू है। ऐसा माना जाता है कि एक सरस्वती रिवर है, जो कई बार आपने माइथोलॉजिकल रिवर भी इसको कह लेते हैं कुछ लोग, जो इसमें बिलीव नहीं करते कि ऐसी नदी थी, और एक ऐसा कॉन्सेप्ट आ जाता है कि सरस्वती जो है एक ऐसी रिवर है जो पाताल लोक में बहती है और वैदिक कल्चर में मिलती है, और ये एक माइथोलॉजिकल है। सच में ऐसी जियोग्राफिकल ऐसी कोई रिवर मिलती नहीं है, सॉरी, ठीक है। तो क्योंकि लाइट चली गई है तो पसीना पसीना हो रहा हूँ मैं, सॉरी। तो सरस्वती रिवर जो है, इसमें क्या है, ये रिवर जो है यहाँ से निकलती थी, हिमालयन रिवर थी ये, और निकल के ये अरबियन सी में गिरती थी, और यहाँ पे कहीं थोड़ी बहुत ख़त्म भी हो जाती थी। इसका बात ये चलती थी वैदिक कल्चर में, हमें ये बात इसके मिलते हैं कि वैदिक कल्चर में इसके कई नाम मिलते हैं, अंबितेम, नंदितेम, देवीटेम, सुप्रभा, ये सब नाम यहाँ पे आपको देखने को मिलते हैं सरस्वती रिवर के नाम का जो इशू है इस पर। तो ये रिवर जो है, ये इसके एविडेंस जो हैं वो कुछ एविडेंस मिलने लग गए हैं। पहले तो इसके ऊपर कुछ बात नहीं थी, लेकिन आजकल जो जियोग्राफी के लोग हैं वो भी इसको मानते हैं, जो एनालिसिस्ट हैं, जो एक्सपर्ट हैं, कि यहाँ पे एक ड्राई जोन मिलता है, एक बेल्ट है, कि यहाँ पे कोई नदी पहले बहती होगी। और अगर बात करें तो आजकल जो घग्गर हाकरा का जो बेल्ट है, जो घग्गर हाकरा जो रिवर है, वो कभी जो मानसून के टाइम पे बहती है। माना जाता है कि यही रिवर एक लंबी रिवर हुआ करती थी पहले, सरस्वती नाम की, और इसी के बारे में वैदिक कल्चर में लिखा हुआ है, ठीक है। तो इसकी बात करेंगे, 4000 बीसी पहले का लिखा हुआ है, नहीं क्यों लिखा हुआ है ये बात हम समझेंगे, ठीक है। तो ये ऐसा माना जाता है कि लगभग 10,000 साल पहले बहुत सारी ऐसी नदियाँ थी जो हिमालयन रीजन से निकल के अरेबियन सी में गिरती थी।
लेकिन बाद में जियोग्राफिकली काफ़ी सारे चेंजेस आए और 5-6 हज़ार साल पहले बीसी में बहुत सारी जो रिवर्स हैं वो यहाँ पे ड्राई होने लग गई, सूखने लग गई। और इसकी बात वेदों में भी की गई है, ठीक है, कि ये रिवर्स जो हैं वो सूखने लग गई थी। और ये एक समय पे सरस्वती नदी सबसे प्रोमिनेंट रिवर थी। गंगा की बात नहीं करते इतनी है जितनी सरस्वती की बात करते हैं वैदिक कल्चर के लोग। इसका मतलब ये इंपॉर्टेंट रिवर तो थी। पाताल लोक की रिवर के बारे में बात थोड़ी करेंगे। एक समय जब था वो पुराना सिविलाइजेशन जिसमें रिवर बहुत इंपॉर्टेंट थी, क्योंकि पानी के किनारे ही सारे सिविलाइजेशन हुआ करते थे। तो वो किसी इमेजिनरी रिवर के बारे में बात नहीं करेंगे, बाकी सभी रिवर अवेलेबल हैं तो ये भी होगी ही कहीं ना कहीं। तो अब ये रिवर है नहीं, और ये रिवर सूखी कब? इस रिवर की सूखा होने का जो प्रमाण मिलता है कहीं कहीं, और जो ज्योग्राफी के लोग मानते हैं, साइंस के लोग मानते हैं, उनका ये मानना है कि ये रिवर जो है लगभग 1900 बीसी के आसपास ये रिवर ख़त्म हो चुकी थी। 1900 बीसी का जो समय था उसमें ये रिवर जो है धीरे धीरे सूख चुकी थी, और बाद में घग्गर हाकरा वाला मिलता ही है। इसका मतलब 1900 बीसी में ये रिवर ख़त्म हो गई, ठीक है, 1900 बीसी में ख़त्म हो गई ना। तो 1900 बीसी में ख़त्म हो गई। आप कह रहे हो कि वैदिक कल्चर जो शुरू हुआ वो 1500 बीसी में हुआ। तो 1500 बीसी में शुरू हुआ तो अपने से पहले की बातें इन्होंने कैसे लिख दी कि यहाँ पे सरस्वती नदी होती थी, ये होती थी, हैं? तो इसका मतलब ये है ना कि वेद इससे पुराने रहे होंगे। 1900 बीसी से पहले ये जब नदी प्रोमिनेंट थी, जब ये बहती थी अच्छी खासी, तब के रहे होंगे ना वेद। इसका मतलब ये 1500 बीसी में ऋग्वेद कहीं लिखा गया है। ये बात ये सरस्वती रिवर का जो इशू है, जो डिबेट है, वो इसको खारिज कर देती है कि अगर ऐसी सच में कोई नदी थी, और काफ़ी सारे इसके अवशेष मिलते हैं कि जैसा कि लग रहा है कि थी, अगर थी तो इसका मतलब वेदों में इसके बारे में लिखा हुआ है। और वेदों में लिखा हुआ है तो वेद 1500 से 1200 बीसी में नहीं लिखा गया है ऋग्वेद लिखा गया है बहुत पुराना। हो सकता है 4000 बीसी में लिखा गया हो सकता है 5-6 हज़ार बीसी में लिखा हो। हमने अभी देखा था 3000 बीसी में। तो वो डिबेट जो है ना एक्चुअल कि कौन से ईयर में लिखा गया, वो पकड़ पाना बहुत मुश्किल काम है। लेकिन ये बात यहाँ पे दोनों ही इशू में, मिथानी वाले इशू में भी और सरस्वती वाले इशू में भी एक बात क्लियर हो जाती है कि वेद जो है 1500 बीसी में नहीं, बहुत पहले लिखे गए हैं इससे, ठीक है। तो ये जो चीज़ है ये इंपॉर्टेंट है। सरस्वती वाला जो इशू है ये बताता है कि वैदिक कल्चर के जो लोग हैं वो सरस्वती नदी को जानते थे, और सरस्वती नदी उस समय बहती थी जो कि ओवर द ईयर सूख गई। अब ये घग्गर हाकरा भी जो रिवर बेल्ट है ये भी सिर्फ मानसून में बहता है, एक समय पे पूरा बहता था। तो वो काफ़ी पुराना समय हुआ होगा, करीब 4000 बीसी के पुराना समय होगा। तो वो क्या बताता है कि वैदिक कल्चर पहले से था, यहाँ पे वैदिक कल्चर पहले से था। तो इसका मतलब हम ये नहीं कह सकते कि इन्होंने 1500 बीसी में माइग्रेट किया है। तो ये सरस्वती रिवर का जो इशू है ये वाली डिबेट भी रहती है, ठीक है। तो इसका मतलब ये मैंने सारी बातें आपको बता दी हैं, आप इसको पढ़ सकते हैं कि क्या है कि जो AIT क्लेम करता है कि 1500 बीसी में आए और 1500 बीसी में ऋग्वेद लिखा गया, वो ये निराधार कर देता है ये वाला आर्ग्यूमेंट, ठीक है। अब बात करते हैं आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज की। देखिए मुद्दा वो लिंग्विस्टिक वाला है, वो अभी भी सपोर्ट करता है। लिंग्विस्टिक वाले में अभी भी कहीं पे भी ऐसा नहीं है कि आर्यन इन्वेजन थ्योरी उसमें कंप्लीटली ख़त्म हो जाती है, वो मुद्दा है। लेकिन और भी तो बहुत सारे मुद्दे हैं, सिर्फ एक से ही बात नहीं की जा सकती। अब बात करते हैं थोड़ी सी इंडस वैली सिविलाइजेशन और वैदिक कल्चर में एंट्री की। तो 1920 के अंदर हड़प्पन सिविलाइजेशन को खोजा गया। सबसे पहला जो शहर था वो हड़प्पा था, इसलिए इसको हड़प्पन सिविलाइजेशन कहते हैं। सबसे बड़ा शहर जो था वो मोहनजोदारो था, इसलिए इसको मोहनजोदारो सिविलाइजेशन भी कहते हैं। सिंधु नदी के किनारे था तो सिंधु घाटी सभ्यता कहते हैं। इसका जो समय है वो 3300 से लेकर 1700 बीसी के बीच का समय है, और मेच्योर पीरियड इसका माना जाता है 2600 से 1900 के बीच में। उसके बाद में ये सिविलाइजेशन खत्म हो गया। क्यों ख़त्म हुआ? काफ़ी सारे हिस्टोरियंस मानते हैं कि कुछ जियोग्राफिकल चेंजेस की वजह से हुआ, ये नदियाँ सूख गई, यहाँ पे फ्लड आ गया, अलग अलग कारण हैं। अभी भी कोई एग्जैक्ट कारण बता नहीं पा रहा है, ठीक है। इसीलिए आर्यन इन्वेजन थ्योरी के जो लोग हैं वो उनको ये भी एक मुद्दा मिल जाता है कि इस सिविलाइजेशन के अंत होने का कारण क्या पता हो इन्वेजन हो, ये भी बोलते हैं। तो ये जो सिविलाइजेशन खोला गया इसमें काफ़ी बड़े बड़े शहर मिले, काफ़ी ये एक अर्बन सिविलाइजेशन था। और वैदिक कल्चर जो है आगे चल के जो सिविलाइजेशन की बात होती है वो एक ग्रामीण था, वो रूरल सिविलाइजेशन था। तो वो एक इसमें डिफरेंस है, एक इसमें वो भाषा वाला डिफरेंस है, कल्चर में भी काफ़ी सारे डिफरेंसेस हैं। तो इसमें आपको दिखता है कि भाषा वाले चेंजेस हैं। साथ में एक ये आर्ग्यूमेंट भी आता है इसके साथ कि हॉर्स एंड चैरियट जो आर्ग्यूमेंट है, ये चैरियट या कैरियट जो भी बोलते हैं, मेरे प्रोनाउंसिएशन के बारे में काफ़ी कमेंट्स भी आते हैं, तो उसके लिए मुझे माफ़ कीजिएगा, मेरी इंग्लिश इतनी अच्छी नहीं है, ठीक है, मैं इसको एक्सेप्ट करता हूँ। तो बात ये है
कि जो इंडस वैली सिविलाइजेशन के अंदर जो आर्कियोलॉजिकल एविडेंस मिले हैं उसमें जो व्हील मिले हैं ना, जो कैरियट्स के, वो सॉलिड व्हील्स मिले हैं, जबकि वैदिक कल्चर में जो आर्यन कैरियट्स जो मिले हैं उसमें आपको ये होलो व्हील्स मिलते हैं। और एक चीज़ और है कि कहीं, हालांकि ये भी अभी डिबेट की बात है कि जो आर्यन इन्वेजन इंडस वैली सिविलाइजेशन है उसमें घोड़े नहीं मिलते, उसमें बैल की बात होती है कि बैल पे ही ये गाड़ी चलाया करते थे, बैल गाड़ी चलाते थे, घोड़े नहीं थे इनके पास। हालांकि कुछ आर्गुमेंट्स ये भी कहते हैं कि घोड़े थे, उस चीज़ को अभी पूरी तरीके से साइंटिफिकली उसको माना नहीं गया है, तो एक बार के लिए मान लो नहीं भी थे, लेकिन इनके पास घोड़े थे। इसीलिए ये आर्गुमेंट में कहते हैं कि आर्यंस आए, अपने कैरियर्स लेके आए, अपने हथियार लेके आए, और इनके फास्ट मूविंग इनके व्हील्स थे, तो ये इन्होंने इन्वेड कर लिया। ये सुपीरियर थे टेक्नोलॉजी में, आर्यंस जो थे वो सुपीरियर थे इंडस वैली सिविलाइजेशंस के लोगों से। हालांकि इंडस वैली सिविलाइजेशंस को जब आप पढ़ोगे तो बहुत सारी चीज़ें आपको ऐसी भी मिलेंगी जिसमें पता चलेगा कि किस तरीके की अर्बन प्लानिंग करते थे वो, किस तरीके की ग्रेनरीज बनाते थे। तो इनको बैकवर्ड बोल देना भी इतना आसानी से सही नहीं है कि आर्यंस थे, ठीक है, लेकिन ये भी बैकवर्ड नहीं थे। और इसको बोला जाता है ब्रॉन्ज एज, ये भी या चालकोलिथिक एज बोला जाता है, ब्रॉन्ज एज बोला जाता है आईवीसी के टाइम को, इसको बोला जाता है आर्यन एज, आयरन एज, यानी कि यहाँ पे लोहा मिल चुका था, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो ये आर्ग्यूमेंट है, लेकिन ये आर्ग्यूमेंट भी पूरी तरीके से प्रूव नहीं हुआ कि घोड़ा यहाँ पे था कि नहीं था अभी तक। आगे मैं आपको कुछ चीज़ें बताऊंगा तो आपको ये आर्ग्यूमेंट भी खारिज होता हुआ थोड़ा दिखेगा। और दूसरी चीज़ ये है कि जो मूर्तियाँ मिली हैं इसमें, एक ये जो लड़की की मूर्ति मिली है, इसके हाथ में बैगल्स हैं कम्प्लीटली एक हाथ में, तो ये जो हैं ये आगे अभी तक भी आप राजस्थान के कुछ कल्चर में देखेंगे तो महिलाएं इस तरीके की चूड़ियाँ जो बैगल्स है वो पहनती हैं, और स्पेशली जो ट्राइबल्स लोग हैं वो इन चूड़ियों को पहनते हैं। और ये आपको जो है आर्यन सिविलाइजेशन में नहीं मिलता है, ये किस में मिलता है, इंडस वैली सिविलाइजेशन की मूर्तियाँ। तो कहीं कहीं ये भी लगता है कि कुछ सिमिलरिटीज भी दिखती हैं, कुछ आपको डिसिमिलरिटी भी दिखती हैं, डिफरेंस भी मिलते हैं, जैसे कि लैंग्वेज वाला हो गया, जैसे कि जो अर्बन उनका स्ट्रक्चर था आईवीसी के लोगों का, इनका रूरल था, इनका जीवन स्तर के जो कल्चर हैं वो आपको कुछ कुछ अलग भी मिलते हैं, ठीक है, उनकी बात भी है, ठीक है, दोनों के अपने अपने पॉइंट्स हैं। अब बात करते हैं सिनोली एग्जीबिशंस की, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सिनोली देखो, आपने एक अभी कुछ समय पहले मनोज वाजपेयी जी की एक वो आई थी डिस्कवरी प्लस के ऊपर एक बायोग्राफी वो आई थी, सॉरी क्या बोलते हैं इसको, एक शो आया था जिसका नाम था सीक्रेट्स ऑफ सिनोली, ठीक है। तो सीक्रेट्स ऑफ सिनोली है, इसमें एक्सिबिशन हुए थे 2005 से शुरू हुए थे, 2005 से अभी तक चल रहे हैं ऑनवर्ड। तो 2005 के आसपास यहाँ के जो किसान थे वो खेती कर रहे थे, तो उनको कुछ कुछ यहाँ पे एविडेंस मिले, एविडेंस क्या मिले उनको, कुछ पोल्ट्री वगैरह मिली, तो उन्होंने सरकार को सूचित किया। तो सिनोली कहाँ है, पहली बात तो उत्तर प्रदेश के बागपत डिस्ट्रिक्ट में एक छोटा सा गाँव है। वहाँ पे जब खुदाई हुई तो वहाँ पे बहुत बड़ी बड़ी ब्यूरियल साइट्स मिली, 116 ब्यूरियल्स मिले वहाँ पे। तो इसीलिए इसको कहा गया, डिक्लेयर किया गया इंडियाज़ लार्जेस्ट नेक्रोपोलिस चालकोलिथिक एज। तो नेक्रोपोलिस जहाँ पे डेड बॉडीज़ वो मिलती हैं, तो चालकोलिथिक एज का एक बहुत बड़ा नेक्रोपोलिस था, ठीक है। जब इसकी खुदाई हुई तो एजम्पशंस क्या लगाए गए, जब भी आर्कियोलॉजी का जो एजम्पशंस होते हैं ना कि कोई चीज़ मिली है, कोई पोट्री मिली है, उसको देख के उसके आधार पे उसकी कार्बन डेटिंग होती है और उससे एक अंदाजे लगाए जाते हैं कि किस तरीके के लोग यहाँ पे रहे होंगे। एजम्पशंस तो होते ही हैं, ठीक है, कंप्लीटली, क्योंकि वो चीज़ें बोलती तो है नहीं ना, कंकाल बोलते नहीं है, लेकिन उनसे चीज़ें जो मिलती हैं, क्या क्या किस तरीके से उनको दफनाया गया है, क्या उनका कल्चर रहा होगा, किस तरीके के उनके पास इक्विपमेंट्स मिले हैं, उसके आधार पर ही तो आर्कियोलॉजी अपना वो दे पाती है कि कुछ ना कुछ उसके ऊपर कंक्लूजन दे पाती है। तो ये वॉरियर क्लास थी और लगभग 2000 बीसी के आसपास का ये साइट है, 2000 बीसी, और बाद में कार्बन डेटिंग हुई तो 1800 बीसी आसपास। तो 1800 बीसी का समय तो आप क्या कहेंगे कि ये तो कंटेम्प्रेरी था इंडस वैली सिविलाइजेशन के, ठीक है, बिल्कुल कंटेम्प्रेरी था। तो यहाँ पे एक कैरियट भी मिला है, चैरियट मिला है, जिसके ऊपर जिसको ये माना गया है कि वो घोड़ों के द्वारा ही रो किया गया होगा। और उसकी, क्योंकि हर एक चैरियट का एक तरीका होता है ना, तो इसका जब डायग्राम बनाया, और ये तो डायग्राम है एक तरीके से, तो उसको जब जोड़ा गया तो लगा कि ये घोड़े पे लगाया जाने वाला कैरियट था, ना कि एक तरीके से बैलगाड़ी पे लगने वाला। तो इसके ऊपर बात डिबेट हुई और काफ़ी सारी डिबेट हुई। उसके बाद मेन मुद्दा जो आता है ना हमारे टॉपिक से रिलेटेड, वो ये है कि जो ये ब्यूरियल साइट्स जो है ना, जो इनके ब्यूरियल्स का जो तरीका था, इनको दफनाने का जो तरीका था, उसमें ऐसा लगता है कि ये वैदिक कल्चर को फॉलो करते थे। बड़ी बात है, देखिए, वैदिक कल्चर को फॉलो करते थे, हड़प्पन रिचुअल्स को फॉलो नहीं करते थे। तो जो आर्यन इन्वेजन थ्योरी तो क्या कहती है, 1500 बीसी में आए,
तो 1500 बीसी में कैसे आए भाई? जब ये 1800 बीसी में वैदिक कल्चर यहाँ पे ऑलरेडी फॉलो किया जा रहा था, तो इसका मतलब यहाँ पे कल्चर था और कंटेम्प्रेरी था, जो हड़प्पन सिविलाइजेशन है उसके साथ साथ में चल रहा था ये। और यहाँ पे वो कपड़ा भी मिला है, जो कफन जैसा सिस्टम होता है ना हिंदू कल्चर में, जब किसी को जलाया जाता है, हालांकि हिंदू कल्चर में जलाया जाता है, यहाँ पे दफनाया गया है, लेकिन फिर भी रिचुअल्स जो हैं वो आपको सिमिलर मिलेंगे इनके जैसे। यहाँ पे अंडरग्राउंड चैम्बर्स, लेगन कॉफिन्स मिले हैं, ये मैं आपको दिखाऊँ कि इस तरीके के कॉफिन्स मिले हैं जिसमें काफ़ी सारे लेग्स हैं, और अलग अलग तरीके के कैफिन्स हैं जिसमें मिलता है कि कुछ सुपीरियर लोग भी रहे होंगे जो स्पेशल है, उनके यहाँ पे पोट्री है वो काफ़ी स्पेशल है, चावल के दाने मिले हैं, और कुछ हथियार भी मिले हैं, कुछ स्वॉर्ड्स भी मिली हैं ब्रॉन्ज की। तो वो उससे पता चलता है कि ब्रॉन्ज की स्वॉर्ड मिलना और वो सब चीज़ें मिलना, कि लगता है कि ये एक वॉरियर क्लास थी। तो ये सिनोली की जो साइट है, ये एक चीज़ मेन हमारे मुद्दे में ये बताती है, मैं इसके ऊपर सेपरेट वीडियो बना दूंगा और चीज़ों के लिए, लेकिन वैदिक कल्चर के बारे में बताती है कि वैदिक कल्चर यहाँ पे फॉलो किया जाता था। इन ब्यूरियल साइट से पता चलता है, और आने वाले समय में और भी यहाँ पे खुदाई होगी तो और बात पता चल जाएंगी कि क्या क्या है, और इससे भी हमें और सहूलियत होगी। और भी बहुत सारी साइट्स अलग अलग राज्यों में चली रही हैं, तो आने वाले समय में और क्लियरिटी मिल जाए कि कौन सी थ्योरी सही है, वो तो अलग बात है। अब इसके फाइनल चैप्टर पे आते हैं कि जेनेटिक एविडेंस क्या मिलते हैं, जेनेटिक्स क्या कहते हैं कि जो आर्यंस थे वो भारत में कब आए। तो मैंने आपको क्या कहा था, दुनिया में हर कोई, जो अफ्रीका के अलावा सब अफ्रीका से ही आए हैं, लेकिन एक बात है कि कहाँ से कहाँ शिफ्ट हुए, तो उसमें कुछ सिमिलरिटी मिलती है, और वो बताती है हैप्लोग्रुप्स। जेनेटिक साइंस में एक चीज़ होती है हैप्लोग्रुप, और हैप्लोग्रुप क्या होता है, बेसिकली एक कोड होता है जो आपके जीन्स का होता है, जीन म्यूटेशंस को बताता है कि एक आदमी है, मान लीजिए ये ए है, तो इसका जो बेटा है बी, उसमें इसके जीन्स जाएंगे ही, कुछ म्यूटेंट होंगे, लेकिन कुछ उसकी आइडेंटिटी जो है ना वो सिमिलर रहेगी, कुछ उसमें एक आइडेंटिटी रहती है, वो आइडेंटिटी को ही बताता है हैप्लोग्रुप कि आपका एंसेस्टर कौन है। आपके जैसे डीएनए है, तो डीएनए की जांच होती है कि पीछे बी का पिता कौन था, उसके पिता कौन था डी, तो आपको एक फैमिली जो है वो ब्लड लाइन को बता देता है, एक तरीके से जेनेटिक लीनेज को बता देता है हैप्लोग्रुप्स। तो दो तरीके के हैप्लोग्रुप्स होते हैं, एक वाई क्रोमोसोम जिनको बोलते हैं पैट्रीनिलियन। पैट्रीनिलियन मतलब लीनियल का मतलब होता है कि पिता से पुत्र की तरफ, फादर से सन की तरफ जो जीन्स जाते हैं जिनका म्यूटेशन होता है उनको वाई क्रोमोसोम में माना जाता है। और एम्प्टी डीएनए मतलब मैट्रीनिलियल है, यानी मदर से डॉटर की तरफ जो म्यूटेशंस जाते हैं, जो जीन्स जाते हैं, उनकी जो अध्ययन है वो हैप्लोग्रुप्स आते हैं एम्प्टी डीएनए में। ठीक है, काफ़ी सारे हैं हैप्लोग्रुप्स हैं, ए से जेड तक इनको सिंबलाइज किया जाता है, ए बी सी डी, A1 R1 A1 A2, ये सब नाम इनके दिए जाते हैं। बहुत सारे सैकड़ों में हैप्लोग्रुप्स हैं। जिन हैप्लोग्रुप्स की हमें बात करनी है भारत में स्पेशली, उनमें है एक है R1A, एक है H, एक है L, J2 R2, इनकी बात करनी है। ये मेजर हैप्लोग्रुप्स हैं जो ये आर्यन इन्वेजन थ्योरी की डिबेट के ऊपर हमें मदद करेंगे समझने में। तो जो आर्यन इन्वेजन थ्योरी के जो सपोर्टर हैं वो ये कहते हैं कि ये R1A जो हैप्लोग्रुप है ना, मैं आपको मैप में दिखाता हूँ, और ये आप अगर थ्योरी समझना चाहते हैं ना, जेनेटिक्स का मैं इतना कोई ज़्यादा मुझे पता तो है नहीं, तो मैं आपको बस समझा दूंगा। जो डॉक्टर ज्ञानेश्वर चौबे जो हैं, इनका एक वीडियो आप यही नाम सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा, और उनको मैं क्रेडिट भी देता हूँ क्योंकि मैं समझ पाया उनकी बात से। तो R1A जो है, जो सपोर्टर हैं आर्यन इन्वेजन थ्योरी के, वो ये कहते हैं कि R1A जो हैप्लोग्रुप है ये आया था आर्यंस लेके आए थे इसको यूरेशिया से। देखिए यहाँ से लेके आए थे, इनका कहने का मतलब ये है कि यहाँ से लेके आए। तो R1A जो है इसको कहा गया ये आर्यन रेस का एक हैप्लोग्रुप है, और ये भारत में देखो कहाँ तक फैला हुआ है, यहाँ पे साउथ इंडिया को छोड़ दें तो बाकी पूरे देश में ये फैला हुआ है। तो इनका ये यहाँ पे दिखता है। और एक बात बताइए, ये तो इसका जो डिस्ट्रीब्यूशन है R1A का, ये तो सब जगह है, बहुत जगह है। आप कंप्लीटली ये कह दें कि ये यहीं से आए थे, ये पूरी तरीके से ये तर्क संतुष्ट नहीं करता है कि यहाँ से गए हो। तो जो आउट ऑफ इंडिया थ्योरी के लोग कहते हैं कि यहाँ से इधर गए थे, आप बताओ उधर से यहाँ क्यों आए थे, यहाँ से गए थे, हम तो ये कहेंगे, ये बात है। और एक बात ये है साथ साथ में ना, कुछ जो जेनेटिक्स को रीड करने वाले लोग थे, जो साइंटिस्ट थे, उन्होंने ये तक कह दिया इसके साथ कि R1A तो लेके आए, J2 भी लेके आए, L भी लेके आए, कल्चर भी लेके आए, संस्कृत को भी लेके आए। ठीक है भाई, R1 के बारे में आप बात कर सकते हो, J2 के बारे में बात कर सकते हो, लेकिन कल्चर और संस्कृत कैसे बताने लग गया? भाषा के बारे में आपने कैसे कह दिया कि भाषा लेके आए थे? क्या जेनेटिक्स स्टडी आपको ये बता देती है कि भाषा अपने साथ लेके आए थे लोग?
तो ये चीज़ निराधार थी, इसको बाद में खारिज कर दिया बहुत सारे साइंटिस्ट ने कि भाषा लेके आए थे, कल्चर लेके आए थे, ये बात आप नहीं कह सकते। इसका साथ में संस्कृत लेके आए थे, आप कैसे कह सकते हैं कि R1A जो है वो उन्हीं लोगों का है जो संस्कृत लेके आए थे, ये बात निराधार है। उसके बाद कुछ रिसेंट रिसर्च हुई जिसमें ये कहा गया कि R1A जो है वो लोकल हैप्लोग्रुप है भाई, और 1500 BC से पहले से भारत में ये अवेलेबल था, तो इसका मतलब ये 1500 BC में नहीं था। तो ये भी एक इनका तर्क है, दोनों के अपने तर्क हैं। पीटर अंडरहिल नाम के एक साइंटिस्ट थे, इन्होंने कहा कि हैप्लोग्रुप L जो है ये द्रविडियन पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करता है। सॉरी मैंने यहाँ पे बोल दिया था ना L, तो L की बात नहीं है, J2 जो है और H है उसके बारे में कहते हैं कि ये इनका हैप्लोग्रुप है आर्यंस का। लेकिन L के बारे में अंडरहिल ने कहा कि ये द्रविडियन पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करता है, और द्रविडियन पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करता है तो बाकियों में नहीं होना चाहिए, लेकिन ये बाकियों में है। अब इसके बारे में हम बात भी करेंगे L के, तो ये बाकी पॉपुलेशन में है। अब बात करते हैं हैप्लोग्रुप H की। ये है हैप्लोग्रुप H, और ये बड़ा इंपॉर्टेंट है समझने के लिए इस थ्योरी को, क्योंकि हैप्लोग्रुप H जो है ना ये लगभग भारत की 40% आबादी में है, और 40% आबादी में है और पूरी तरीके से यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, पूरे भारत के अंदर है। देखिए आप साउथ इंडिया में भी है, जिसको आप द्रविडियन पॉपुलेशन बोल रहे थे उसमें भी तो H दिख गया ना आपको। अब H दिख गया है तो इसका मतलब सिमिलरिटी है। साउथ इंडिया और नॉर्थ इंडिया आप जिसको कहते हैं कि ये सिमिलर नहीं है, अलग अलग हैं, तो इसका मतलब ये तो है नहीं, ठीक है। तो ये हैप्लोग्रुप क्योंकि इनमें कॉमन है, हालांकि ये हैप्लोग्रुप इस रीजन में फिर मिलता है, ये इधर भी मिलता है, यहाँ पे भी मिलता है, तो बहुत सारे इलाकों में हैप्लोग्रुप H जो है आपको देखने को मिलता है। और हैप्लोग्रुप H जो है वो इस थ्योरी को खारिज कर देता है कि द्रविडियन जो पॉपुलेशन है वो नॉर्थ इंडियन पॉपुलेशन से कम्प्लीटली अलग है, उनमें कोई सिमिलरिटी नहीं है। तो यहाँ पे H जो है वो सिमिलरिटी दिखाता है, ठीक है। और कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं जो अलग अलग रिसर्च में आई हैं कि कुछ डिसिमिलरिटी भी हैं। आप नॉर्थ इंडियन और साउथ इंडियन को कंपेयर करते हैं तो कुछ जो चीज़ें हैं आपको अलग दिखती भी हैं, लेकिन ये H है, इसको भी आप डिनाई नहीं कर सकते, तो जेनेटिक साइंस है ना। उसके बाद ये है हैप्लोग्रुप J2 जो है वो एक इम्पोर्टेंट हैप्लोग्रुप है जो कि शेयर है वेस्ट एशिया के साथ, इंडिया में भी है और इंडिया में ही ओरिजिनेट हुआ, ठीक है, इंडिया में ओरिजिनेट हुआ। हैप्लोग्रुप H जो है उसकी और बात समझ लीजिए कि ये इंडिया में कम्प्लीटली ओरिजिनेट हुआ है। ऐसा कहा जाता है कि ये भारत के बाहर गया है ना, तो आउट ऑफ इंडिया थ्योरी के तहत गया है, बाहर से यहाँ नहीं आया है हैप्लोग्रुप H। और हैप्लोग्रुप J2 है, ये भारत में है और 16,000 साल पहले से भारत में है, और 16,000 साल पहले से भारत में है। तो ये जो इनकी AIT वालों की जो थ्योरी थी जिसमें ये कहा गया कि ये J2 को भी लेके आए, R1A को भी लेके आए, तो वो बात तो सही नहीं है, क्योंकि 16,000 साल पहले से है, तो इसका मतलब जो 1500 BC के आप इन्वेजन की बात करते हैं वो तो सही नहीं हुआ, ठीक है। तो ये हैप्लोग्रुप L की बात आ गई है। हैप्लोग्रुप L जो है लास्ट में ये आप ये देख लीजिए, ये भी भारत में काफ़ी बड़ी पॉपुलेशन के साथ शेयर करता है, सारे देश में है, हालांकि इस वाले इलाके में इसका कंसंट्रेशन हाई है, और ये ईरानियन पॉपुलेशन के साथ भी शेयर्ड है, और ये भी एक लंबे समय तक यहाँ से प्रेजेंट है, और ये आउट ऑफ इंडिया थ्योरी को रिप्रेजेंट करता है कि यहाँ से था। और ऑब्वियसली सारे हैप्लोग्रुप हैं वो इससे तो करेंगे ही सिमिलरिटी, क्योंकि सारे लोगों का जो है ओरिजिनेशन है वो यहाँ से हुआ, और अफ्रीका से सब लोग निकले, तो यहाँ से तो जेनेटिक म्यूटेशंस आपको हर जगह मिलेंगे ही मिलेंगे। तो ये जो थ्योरी है, ये दोनों थ्योरीज़ के बारे में मैंने अपनी तरफ से जितना हो सकता था मैंने बताया, और होपफुली आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। आपका जो व्यू है इस टॉपिक के ऊपर उसका वेलकम है, एक सभ्य भाषा में बोलिएगा। मेरी कोई मिस्टेक हुई हो तो आप मुझे बता सकते हैं, उसके ऊपर मैं कोशिश करूँगा उसको और अच्छे से समझने की, और अगर कुछ मिस्टेक हुई हो तो मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस सेशन। हैव ए गुड डे, सी यू इन नेक्स्ट क्लास।